इन जनरल अगर आप बेसिक फार्मूले की आप बात करते हो तो जहाँ पे म्यू इक्वल टू सी अपान वी आपके पास होगी, ठीक है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू एस्पायरिंग एसएस एंड टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द CUT फिजिक्स syllabus which is related to the ray optics. I was also discuss about the some fundamentals in my previous lectures and today I will also discuss about the some normal shift and related to the some formula, ठीक है। Now the first one is I'm going to the explain here the normal shift, okay। नॉर्मल शिफ्ट में क्या होता है कि इफ ए ग्लास स्लैब इज प्लेस्ड इन ए पाथ ऑफ ऑन ऑनवर्जिंग और डाइवर्जिंग, ऑनवर्जिंग मीन्स इस तरीके से, डाइवर्जिंग मीन्स इस तरीके से, ठीक है। दो सेक्शन आपके पास होगा, कोई चीज़ डाइवर्ज होगी तो वो इस तरीके से एक्सपैंड हो जाएंगी और कोई चीज़ ओवर्जिंग होगी तो वो इस तरीके से एक्सपैंड हो जाएंगी, ठीक है। तो एक चीज़ सिस्टम में आपके पास इनसाइड होगी, दूसरे सिस्टम में आउटसाइड की तरफ जाएगी, ओके। नाउ the point of converging or point of diverging appears to be shifted as shown in figure। ये पॉइंट्स है आपके पास, यहाँ पर देख सकते हैं इस पॉइंट्स को, एक पॉइंट यहाँ पर O और एक पॉइंट है O डैश। यहाँ से अगर आप उस चीज़ को देख रहे हैं तो वो आपको कहाँ पे दिखनी चाहिए। एक्चुअल में बीच में एक ग्लास स्लैब है जिसकी थिकनेस समथिंग T या कुछ भी एज्यूम कर सकते हो और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। एक्चुअल में वो कहाँ दिखना चाहिए और वो कहाँ दिख रहा है, ठीक है। उस बेसिस पर इस चीज़ को हम लोग देख सकते हैं। अब ये किसी एंगल पर है, पर्टिकुलरली x डिस्टेंस की, अगर आपके पास यहाँ पर कोई डिस्टेंस x है मीन्स इसकी ये डिस्टेंस x एज्यूम कर लीजिए। यहाँ पे लाइट अगर उसके सेंटर से पास कर रहे हैं तो सीधे सीधे निकल गई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्टिकल पाथ इन द टर्म ऑफ चेंज इन द वेवलेंथ म्यू इक्वल टू लेमडा म्यू अपॉन लेमडा m, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको आप इस तरीके से देख सकते हो, म्यू लेमडा m, ठीक है ना। अब इस कंसेप्ट को यहां पे देख सकते हैं कि जो ऑप्टिकल पाथ है, ठीक है, यहां पर भी आपने देखा जो x मिल रहा था आपके पास, ये जो x डिस्टेंस है वो किस पे 1 माइनस 1 अपॉन म्यू इंटू टी, ये इस थिकनेस के ऊपर डिपेंड करेगी ये वैल्यूज। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू की वैल्यूज कुछ दिया हो लाइक 1.5 या 6 कुछ भी दिया हो और इसकी जो थिकनेस है वो t इक्वल टू 3 मिलीमीटर दे रखा हो, ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि x की वैल्यू क्या होगी, तो वो x की वैल्यू यहां से लेके यहां तक आपको निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो गिवन वैल्यूज ये डिपेंड करता है कि ये जो गिवन वैल्यूज जो डिस्टेंस x आपकी वो उसमें ये जो आपके पास गिवन है ग्लास स्लैब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है या ये मटेरियल क्या है, इसी बात पर डिपेंड करेगा ये वाली एक्चुअल वैल्यू। आपको दिखना यहाँ चाहिए, आपको दिख कहाँ पे रहा है, इस दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो उसी को नॉर्मल शिफ्ट बोलते हैं। इट इज डिफाइंड एज ए डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन वैक्यूम इन द सेम टाइम इन विच इट ट्रेवल इन ए गिवन पाथ लेंथ इन ए मीडियम। दोनों चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस करना है कि एक आपके पास मीडियम के साथ क्या डिस्कशन हो रही है, दूसरी चीज़ आपको देखना है कि वो फ्री स्पेस में कैसा चल रहा है। फ्री स्पेस में पहले भी मैंने आपको बता रखा है वहाँ पर कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल टू सी अपॉन वी में यहाँ पर फ्री स्पेस के लिए म्यू की वैल्यू 1 होगी और इस केस में वी इक्वल टू सी होगी। बाकी की जो सिचुएशन गिवन है यहाँ पर वो मीडियम के ऊपर डिपेंड करेंगे और वो मीडियम पर डिपेंड करेगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मैंने प्रीवियस क्लास में आपको पूरा एक टेबल दिखा रखा था, बहुत सारे सॉलिड वाले मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फिर आपको दिया लिक्विड वाले मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फिर मैंने आपको दिखाया उसमें गैसेस के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो गिवन मीडियम के अंदर जो लाइट आपकी पासेस हो रही हैं उसके अकॉर्डिंगली आपके पास इमेज दिखनी कहाँ चाहिए और वो दिख कहाँ रहा है। तो जो भी शिफ्टिंग उसके अंदर है वो ये नॉर्मल शिफ्ट है और उसके लिए जो फार्मूला आपके पास x क्या है, ये डिस्टेंस है इसके बीच की, और 1 माइनस 1 अपॉन म्यू इंटू टी, वेयर टी इज द थिकनेस ऑफ दिस मटेरियल एंड म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मटेरियल। इन जनरल ग्लास स्लैब दे रखा है तो ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया रहेगा क्वेश्चन में, साथ में उसकी थिकनेस दी होगी, उसके अकॉर्डिंगली आपके पास जो कुछ दिखना है, जो शिफ्ट होना है उसके अकॉर्डिंगली शिफ्ट आ जाएगा, ठीक है ना। सो दैट आपके पास यहाँ पर जो वैल्यूज गिवन है वो यहाँ पर टाइम टेकन बाय लाइट रे टू पासेस थ्रू द मीडियम इज म्यू एक्स अपॉन सी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिस वन, एक्स आपके पास ये डिस्टेंस शिफ्ट है अपॉन सी, ठीक है, इस टाइम के लिए बोला इन्होंने। इन जनरल अगर आप बेसिक फार्मूले की आप बात करते हो तो जहाँ पे म्यू इक्वल टू सी अपॉन वी आपके पास होगी, ठीक है, और इसके अकॉर्डिंगली अगर आप डिस्टेंस की वैल्यू बात करते हैं, नॉर्मल डिस्टेंस की बात करोगे आप तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा v इंटू टी,
और इस v इंटू टी को आप यहां से लिख सकते हैं c अपॉन म्यू, ठीक है, c अपॉन म्यू, ये v यहां पे जाएगा, म्यू यहां पे जाएगा, तो c अपॉन म्यू इंटू टी, ये इसकी थिकनेस आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। x अपॉन टी इक्वल टू वी होगी, x डिस्टेंस इक्वल टू c अपॉन म्यू होगा इंटू टी होगा। और यहीं से अगर आप पास टाइम पूछा जाए, अगर यहां से आपको टाइम पूछा जाए तो टाइम इक्वल टू म्यू x अपॉन c, ये रिलेशन से भी आप इसको निकाल सकते हैं। तो ये वेरिएबल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन जनरल इस तरीके का छोटे छोटे न्यूमेरिकल पेपर में देखने को मिल सकते हैं इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली। तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, जस्ट आप x इक्वल टू ज्योमेट्रिकल पाथ एंड म्यू x इक्वल टू ऑप्टिकल पाथ, ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि जब ऑप्टिकल पाथ की बात करते हो तो नॉर्मल शिफ्ट इनटू रिफ्रैक्टेड इंडेक्स। तो सीधा एक क्वेश्चन है, एग्जाम के दिनों में क्या होता है, ये चीज़ रिकॉल नहीं आती, आपको याद नहीं आता है, इसलिए मैंने इसके डेरिवेशन के सेक्शन को काट के इसको छोटे छोटे स्टेप्स फॉर्म में आपको दे रखा है। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द ऑप्टिकल पाथ, तो आप कहोगे रिफ्रैक्टेड इंडेक्स इंटू मल्टीप्लाई बाई नॉर्मल शिफ्ट, ये याद है आपके पास। तो दोनों के वैल्यूज गिवन होगी, अब उस वैल्यूज को वहाँ पे आप पुट करेंगे और सीधे आपके पास रिजल्ट आ जाएगी कितना वो शिफ्ट हुआ, नॉर्मल शिफ्ट, ठीक है। Now the total internal reflection TIR बोलते हैं, इसी के प्रिंसिपल पर आपका जितने भी आपके पास ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं, ऑप्टिकल फाइबर इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। सो दैट ये प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, TIR का प्रिंसिपल है। TIR के प्रिंसिपल में आपको देखने को यही मिलता है कि आपके पास TIR नाम से ही पता चल रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब जितना अंदर लाइट है अंदर ही आ जाए। अगर आपने डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स में दे रखा है, यहाँ पे देखो एक नॉर्मल कंपोनेंट आपके पास ये है n और n डैश और n, ठीक है, n डैश और n, ये है आपके पास। पहले सबसे पहले आप लाइट इस मीडियम में इस पर्टिकुलर एंगल पे भेजेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा। अगर आप इसके पहले भी भेजते इस लाइट को यहाँ पर भी, तो इसी नॉर्मल कंपोनेंट के अकॉर्डिंगली ये इस तरीके से था, ठीक है। यहाँ पर है इस एंगल के साथ, जब आपने थोड़ी सी एंगल टिल्ट करी तो फिर से वहाँ पे गया, फिर आपने थोड़ी सी और एंगल करी 90, फिर से यहाँ पे इस 90 पर, कहाँ पर ये 90 पर, ये यहाँ पर है इस एंगल पर, ये पाथ पर है, ये एंगल है आपके पास 90 पर, 90 पर वो इसी सरफेस पे चला गया। उससे पहले वो थोड़ा सा एंगल रखा था, उसके बाद थोड़ा और एंगल रखा था, देख रहे हैं जिस तरीके से आपने एंगल चेंज किया। अब इसमें यही चीज इंपॉर्टेंट है आपके पास कि इसके अकॉर्डिंगली जो आई और आर है, आई और आर चेंज हो रहा है, एक ऐसी एंगल है जिस एंगल पर वो इस लाइन पे चला गया, और जैसे ही उस एंगल से आगे गया आपने, फिर ये जब थीटा आपका ग्रेटर हो गया सी से, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हुआ, तो टोटल अंदर रिफ्लेक्ट हो गया। तो एक पर्टिकुलर एंगल है जिस पर TIR है, ये नहीं कि सभी एंगल पर TIR हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आई और आर के जो लेंस लॉ आपके पास गिवन है, उसमें आपके पास एक टोटल एक एंगल है जिसके अकॉर्डिंगली आपको यहां पे मिल रहा है, सभी एंगल पर ऐसा नहीं है। तो आप इस चीज को कह सकते हैं यहां पर कि जब आपके पास ये एंगल क्रिटिकल एंगल से थीटा आपका ज्यादा होगा, तभी आपके पास क्या होंगी, ये TIR होंगी, और ये कंडीशन आपकी TIR की है। ये लाइट जाके अंदर, जिस तरीके से लाइट गई है आपके पास, यहां से ये लाइट जा रही है इस लाइट पर, और ये लाइट वापस आ रही है, तो इस मीडियम के साथ इस मीडियम में ही गई और इस मीडियम में वापस आ गई। इसी फिनोमेना को TIR बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ताकि ये जो लाइट यहां पे जाए और अंदर दोनों रिफ्लेक्ट हो जाए, ठीक है। और इसके बाकी वाले एंगल्स पर, जब आपने क्रिटिकल एंगल देखा इस पॉइंट पर, तो इस सरफेस पे था, उससे जैसे जैसे आप कम होते गए तो ये क्या होगा, आप मीडियम के साथ चले गए। तो इस सिचुएशन, ये सिचुएशन, इन 4 सिचुएशन में जो आपकी चौथी कंडीशन है, इसको हम बोलते हैं कि थीटा इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, सो दैट इट विल बी टेक द TIR प्रिंसिपल, और इसी प्रिंसिपल पे सारा काम करते हैं। और इस प्रिंसिपल का काफ़ी यूज है, आपने ऑप्टिकल फाइबर में, क्लैडिंग और कोर में यूज करते हो। अगर यही TIR प्रिंसिपल है, उसको इस एंगल पर भेजा जाता है सिग्नल को, कि वो TIR होकर टोटल ही उसी सिग्नल के अंदर चला जाए। जो आपके पास क्लैडिंग होती है और इसके बाद एक कोर होता है ना, ये सिस्टम इस तरीके के कवर किए होते हैं। तो यहां पर एक पर्टिकुलर आपको एंगल गिवन होती है, इसी एंगल से आप उसको एंट्री कराओगे तो ये क्या होते हैं, TIR, तभी वो जाके आपके पास TIR करते हैं, इस तरीके से चलती है, ठीक है। दूसरी चीज यहां पर है
कि TIR प्रिंसिपल को यूज करके क्या करते हैं हम लोग, डायमंड की जो कटिंग होती है आर्टिफिशियल डायमंड्स की, वहाँ पर भी TIR को कट करते हैं, इसी एंगल पर लाइट को इंटर्ट करते हैं, उसके सारे सरफेस को इस तरीके से कट करते हैं कि वो TIR हो, एक बार सिग्नल अंदर चली जाए तो लाइट उसमें अंदर ही चलती रहे, और अंदर चलने की वजह से लगातार शाइनिंग वहाँ पर आपको दिखेगी, बहुत ही शानदार आपको शाइनिंग वहाँ पे दिखती है TIR की। जब एक बार आपने लाइट अंदर डाली तो सारे लाइट अंदर के अंदर ही रहती है, और वो हमेशा कंटिन्यू आपके शाइनिंग में फॉर्म में दिखता है, उसी एंगल को बोलते हैं TIR एंगल। और इस प्रिंसिपल का बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट्स वाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम आल्सो, कि पूछा जा सकता है कि क्रिटिकल एंगल की कंडीशन क्या होती है, तो आप कहोगे क्रिटिकल के एंगल से ज़्यादा होना चाहिए, उससे कम पे नहीं है, ज़्यादा पे जानी चाहिए। ठीक है, यही एक कंडीशन है, और इसी क्रिटिकल एंगल की वजह से ये आपके डायमंड शाइनिंग होते रहती हैं, बाकी आपको मिलते हैं, और ये सब जो सिग्नल है ये देखिए यहाँ पर दिखते हैं, ये चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाती है। When a ray of light goes from denser to rare medium, it bends away from the normal, and the angle of the incident is denser medium increases. The angle of refraction is rare medium also increases, and at a certain angle the angle of refraction become 90. This angle of incident is called the critical angle. इसी एंगल को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल, और कई बार इसको थीटा सी भी लिखा जाता है। क्रिटिकल एंगल को कई बार इसको थीटा सी भी लिखते हैं, थीटा सी लिख सकते हो। When angle of incident exceed the critical angle, then light ray come back into the same medium after reflection from the refraction. This phenomena is called the total internal reflection TIR. तो यहीं पर जो आपके पास इंसिडेंट एंगल है ये वाली इससे ज़्यादा होनी चाहिए, थीटा इज ग्रेटर देन सी, सो दैट इट विल टेक द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR एट ए पर्टिकुलर एंगल। यहाँ से एक चीज़ कंफर्म हो रही है आपके पास कि एक पर्टिकुलर एंगल पर ही ये लाइट का TIR प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, अदरवाइज बाकी भी फॉलो नहीं करेंगे। और यही फिनोमेना यहाँ यूज किया जाता है, यही प्रिंसिपल डायमंड कटिंग में यूज करते हैं, यही प्रिंसिपल आपको इस शाइनिंग में दिखता है यहाँ पर, और यही से प्रिंसिपल आपको इस केसेस में दिख जाते हैं। तो जहाँ भी आपको लाइट TIR प्रिंसिपल को एप्लीकेशन पूछा जाए तो आप कह सकते हैं कि जो डायमंड की कटिंग होगी सरफेस के साथ, इस तरीके से सरफेस कट करते हैं, उस तरीके से कट किया जाता है कि जो भी लाइट उस सिग्नल पे एक बार एंट्री कर जाए, उस लाइट से एंटर होने के बाद उसी के साथ अलग अलग सरफेस में मूव करना चाहिए। इन साइड मूवमेंट होगी तो कंटिन्यूअस रूप में शाइनिंग आपको दिख जाती है। ठीक है, सो दैट जो म्यू की वैल्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, वो 1/sin C मीन्स क्रिटिकल एंगल बोल सकते हैं। क्रिटिकल एंगल के साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इंपॉर्टेंट है, दैट वाइज कोसेक C वेयर म्यू इज रेयर टू डेंसर मीडियम। ठीक है, इस केसेस में जब आप इस चीज को डिस्कस करते हैं प्रॉपरली, तो TIR इस प्रिंसिपल के लिए डायमंड की जो शाइनिंग है वो TIR प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है, और इसी को कई बार इस फॉर्म में पूछा जाता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए कौन सा TIR प्रिंसिपल के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो आप वहाँ पे कह सकते हो कि म्यू इक्वल टू कॉसेक C इज वेयर C इज द ग्रेटर देन इंसिडेंट एंगल थीटा। ठीक है, हायर एंगल ऑफ दिस वन इज गोइंग टू द क्रिटिकल एंगल ऑफ द सिस्टम। ओके, now what is the condition behind that? condition 1 आपके पास क्या है, the ray must travel from denser medium to rare medium, denser medium to rare medium। यहां पर ये कौन सी मीडियम आपके पास है, ये है डेंसर मीडियम, ये है डेंसर मीडियम, और ये है आपके पास रेयर मीडियम। ये क्या है, रेयर मीडियम, इसका μ1 और इसको μ2, तो इस केस में μ2 इज ग्रेटर देन μ1, ये वैल्यूज आएगा आपके पास, μ2 इज ग्रेटर देन μ1। तो इट मस्ट बी, ये कंडीशन आपके अंदर ये गिवन है कि मस्ट बी डेंसर टू रेयर मीडियम में जाए और डिफरेंट डिफरेंट एंगल पर भेजिए, उस पर आपको एक पर्टिकुलर एंगल मिलेगी जहां पर वो TIR हो जाएगी। दूसरा पॉइंट यहां पर इंपॉर्टेंट है, द एंगल ऑफ इंसिडेंट I मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल R। यही चीज आप इंसिडेंट एंगल जो आप दे रहे हैं, ये इंसिडेंट एंगल I मस्ट बी ग्रेटर देन दिस वन। तो जो इंसिडेंट एंगल ही है वही आपके क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए, सो दैट इट विल टेक द सब क्रिटिकल एंगल्स। तो क्रिटिकल एंगल तक तो आपका सरफेस यहाँ पर है, क्रिटिकल एंगल के बाद जब आप क्रिटिकल एंगल से इंसिडेंट एंगल इज ग्रेटर है, सो दैट इट विल टेक द TIR प्रिंसिपल। तो ये दो कंडीशन है और दोनों पॉइंट्स आपको याद रखना है। दो पॉइंट कौन कौन से, एक कि डेंसर टू रेयर मीडियम में लाइट जानी चाहिए, जो इंसिडेंट एंगल है उस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होनी चाहिए, तो अभी आपका TIR प्रिंसिपल फॉलो अप होगा, अदरवाइज नहीं। सिमिलर बिहेवियर इज देयर। जब आपने यहाँ पे बात करी थी
तो यहाँ पर अगर म्यू1 है, ये म्यू2 है, तो वेयर म्यू1 इज ग्रेटर देन म्यू2, ये होती है क्लाइडिंग और कोर की कंडीशन में, जहाँ पर इसकी लाइट इससे ज़्यादा होगी, दैट्स वाई इट विल बिहेव लाइक दिस वन, ठीक है। सो दैट इट विल टेक द TIR प्रिंसिपल इन ऑप्टिकल फाइबर आल्सो। तो एक एग्जाम्पल दिया मैंने कि ऑप्टिकल TIR प्रिंसिपल क्या होता है, क्रिटिकल एंगल से इंसिडेंट एंगल ज़्यादा होनी चाहिए, तो उस केस में TIR होगा। कंडीशन ये होती है कि आपको डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम पे जाना चाहिए। तीसरी बात ये इंपॉर्टेंट एक एग्जांपल हो गया कि ऑप्टिकल फाइबर के अंदर TIR प्रिंसिपल वर्क करता है, ठीक है ना। इस फंडामेंटल्स के अकॉर्डिंगली ही आपको आगे की तरफ जाना है। अब यहाँ पर डिपेंडेंस की बात करिए, डिपेंडेंस ऑफ क्रिटिकल एंगल की क्या क्या है, कलर ऑफ लाइट, ठीक है। कलर ऑफ लाइट से कैसे डिपेंड करेगी भाई, क्योंकि यहाँ पर बेटा आपके पास है म्यू इक्वल टू C/V एंड दैट्स वाई C इक्वल टू F/L, तो वेवलेंथ के साथ डिपेंड करेगी। जब आपने वेलोसिटी को फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के टर्म में ओपन करोगे तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इस पर डिपेंड कर गई, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, डेंसर मीडियम की है, और उस मीडियम के साथ क्या है, उस पर एंगल के साथ डिपेंड कर रही है, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वो दिख रही है। द कलर ऑफ लाइट वेवलेंथ इज क्रिटिकल एंगल डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ एज लेम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन सी। ये वेरिएबल कई बार एमसीक्यूज में आपको ऐसे दिख जाते हैं, MCQ क्वेश्चन में आपको दिखेगा ये चीज़। फर्स्ट वन यहाँ पर कि लेमडा इज प्रोपोर्शनल टू 1/म्यू, सेकेंड पोजीशन लेमडा इज प्रोपोर्शनल टू 1/ साइन सी, थर्ड लेमडा इज प्रोपोर्शनल टू 1/ और फ्रीक्वेंसी समथिंग, एंड फोर्थ पॉइंट इज लेमडा इज प्रोपोर्शनल टू 1/ साइन आई। कौन सी कंडीशन इसमें से करेक्ट होगी आपके इस कंडीशन पर, तो आपको यहाँ से रिलेट करना पड़ेगा, तभी आपका रिजल्ट आएगा। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पर कि फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ में कौन कौन सा ठीक है, इसमें से एमसीक्यूज को आपको चेक करना है, वहाँ से फिर इसको आंसर करना है। इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो डिफरेंट गिवन मीडियम्स है उसके साथ क्रिटिकल एंगल का रिलेशन क्या है। दूसरी कंडीशन में आप ए पॉइंट फर्स्ट वन है लेमडा आर मीन्स रेड कलर का और इज ग्रेटर देन लेमडा वायलेट वी कलर का। तो आपके पास एक कंडीशन यहाँ पर हमेशा याद रखना आपके पास कि विबग्योर 7 कलर होंगे यहाँ पर, और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ होगा यहाँ पर लेमडा, और ये अप्रॉक्सीमेट होगा 7800 एंगस्ट्रॉन्ग, और यहाँ पर आपके पास होगा अप्रॉक्सीमेट 4000 एंगस्ट्रॉन्ग। ये रेंज आपके पास गिवन है, अप्रॉक्सीमेट टू 4000 एंगस्ट्रॉन्ग टू अप्रॉक्सीमेट 7800 एंगस्ट्रॉन्ग के बीच में वेवलेंथ इसकी एग्जिस्ट करती है, और यहाँ से वेवलेंथ कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रही है। और वेवलेंथ के साथ आप देख रहे हैं कि आपके क्रिटिकल एंगल क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइन के साथ, साइन सी दे रखा है, और इसके अकॉर्डिंगली जब आपने कलर को चेंज किया डिफरेंट उसके अकॉर्डिंगली आप देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि जो वेवलेंथ है आप रेड कलर की वो हायर है, दिख रहा है यहाँ पर रेड कलर की वेवलेंथ हायर इन कंपेयरिंग टू इसके, क्योंकि ये 4000 एंगस्ट्रॉन्ग है और ये कितना है 7800 एंगस्ट्रॉन्ग है। तो ये रेंज भी आपको याद होना चाहिए और ये ऑर्डर भी आपको याद होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को क्लिक कर पाएंगे। नाउ द क्रिटिकल एंगल फॉर द रेड कलर इज ग्रेटर देन दिस वन, वेवलेंथ जिसकी ज्यादा होगी क्योंकि ये इसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइन सी के साथ, तो आप यही कह सकते हैं कि जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी उतना ही ज्यादा क्रिटिकल एंगल होगा। तो क्रिटिकल एंगल भी कलर के ऊपर डिपेंड कर रही है, एज वेल एज उसके मीडियम पर भी डिपेंड कर रही है। और मीडियम के साथ कैसे डिपेंड कर रही है, 1/म्यू, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितनी ज्यादा हाई मीडियम होगी उतना ही कम इसके पास क्या होगे, वेवलेंथ होंगे, और उतना ही कम इसका क्रिटिकल एंगल होगा। तो क्रिटिकल एंगल के साथ TIR में क्रिटिकल एंगल के साथ दो रिलेशन डिपेंडेंसी आई, एक आई आपकी वेवलेंथ के साथ, दूसरा आई मीडियम के साथ। तो वेवलेंथ में हायर वेवलेंथ के लिए हायर क्रिटिकल एंगल, और मीडियम के लिए जो अब आप बात करते हैं म्यू के लिए, तो हायर मीडियम के लिए जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगी उसी के लिए क्रिटिकल एंगल कम होगी, क्योंकि उसके साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल और इसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना होगा। पॉइंट बी में यही चीज डिस्कस किया जा रहा है, साइन सी इक्वल टू 1/2 म्यू टू डी इज इक्वल टू म्यू टू डी, ठीक है, एंड लेमडा डी अपॉन लेमडा आर, ठीक है। एंड फ्रीक्वेंसी के साथ आप देख सकते हैं या वेलोसिटी के साथ देख सकते हैं म्यू डी अपॉन म्यू आर फॉर टू मीडियम्स। टू डिफरेंट मीडियम के लिए ये रिलेशन आपको याद रखना है, क्रिटिकल एंगल के साथ ये डिपेंडेंसी है। सेकेंड पॉइंट यहां पर है, नेचर ऑफ द पेयर ऑफ मीडियम ग्रेटर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेसर विल बी द
क्रिटिकल एंगल। चूंकि है ही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ये चीज़, यहाँ से दिख रहा है कि कॉम्बिनेशन में भी क्रिटिकल एंगल इसके लिए लोअर होगी, जिसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर होगा। फर्स्ट पॉइंट, फॉर ग्लास टू एयर मीडियम, ग्लास टू एयर के लिए 42 एंगल है, फॉर वाटर टू एयर के लिए 49 है, फॉर डायमंड टू एयर के लिए 24 है। डायमंड की मैक्सिमम है, मीडियम की वैल्यूज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की 2.14 समथिंग 16 समथिंग, उसके लिए मिनिमम वैल्यूज आई। उसके बाद ग्लासेस की देखिए, ग्लास की ज़्यादा उसकी वैल्यू है, इससे कम ग्लास की है, और उससे कम वाटर टू एयर की। तो सबसे कम वाटर टू एयर है, इसकी क्रिटिकल एंगल 49 है। तो ये 49 वाली डिग्री आप याद रखना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, कि क्रिटिकल एंगल कितनी होती है फॉर द टू पेयर्स ऑफ द मीडियम, वन वाटर टू ग्लास, ठीक है, वाटर टू एयर। तो इसके लिए आप 49 याद रखना। अगर कोई मीडियम ऐसी दे सकता है, आपस कोई ऑप्शन दे देता है, 3-4 ऑप्शंस दे देते हैं, और सभी में क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आपको पहले से पता होनी चाहिए। पूछते हैं कि किसकी क्रिटिकल एंगल सबसे ज़्यादा होगी, तो जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास गिवन होगी सबसे कम, उसी की क्रिटिकल एंगल सबसे ज़्यादा होगी। अगर बाय नेम पूछा जाता है कि एयर टू ग्लास, ग्लास टू डायमंड, ठीक है, इस तरीके से मीडियम का देके पूछा जाता है, तो जिसकी सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होंगी उसी का मिनिमम क्रिटिकल एंगल होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। अब आती है बात, उसी चीज़ को डिस्कशन के सेक्शन में साथ साथ ही चल रहे हैं, तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिकल फाइबर भी आपके पास आ गया इतने सारे डिस्कशन के बाद भी। ऑप्टिकल फाइबर कंसिस्ट ऑफ मैनी लॉन्ग हाई क्वालिटी कंपोजिट ग्लास क्वार्ट्ज फाइबर, ठीक है। ईच फाइबर कंसिस्ट ऑफ ए कोर एंड क्लाइडिंग, बिल्कुल ठीक बात है, ये है कोर और ये है क्लाइडिंग। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों का दे रखा है, और इसमें ये प्रिंसिपल TIR पे काम करता है। टॉपिक के साथ ही एग्जांपल भी आपके पास डिस्कस कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द कोर μ1 इज हायर देन दैट ऑफ द क्लाइडिंग, μ1 इज ग्रेटर देन μ2। क्लैडिंग और कोर के साथ जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा दी जा रही है, उसका रीजन आपको पता चल गया, ताकि अगर इसमें पहले ही पता है डेंसर टू लोअर मीडियम, ठीक है, डेंसर टू रेयर मीडियम की तरफ कोई लाइट अगर आप पास करते हो, उसी में एक पर्टिकुलर एंगल के बाद वो TIR प्रिंसिपल को फॉलो अप करता है। सो दैट इट मस्ट बी दिस μ2, मतलब क्लैडिंग की आप कह सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग इज लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर, ठीक है। तो दोनों सेम वर्ड से आ गए, तो इसको आप CL कह सकते हो और इसको CO कह सकते हो। इस पॉइंट्स पे आप जा सकते हो, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है, व्हेन द लाइट इज इंसिडेंट ऑन वन एंड ऑफ द फाइबर एट ए स्मॉल एंगल, द लाइटर पासिस इनसाइड अंडरगोज रिपीटेड टोटल इंटर रिफ्लेक्शन अलोंग द फाइबर। इसी पॉइंट्स की बात कर रहे हैं कि यहाँ से जो लाइट आपकी इंटर कर रही है एक पर्टिकुलर एंगल के साथ, ठीक है, एक पर्टिकुलर एंगल है यहाँ पर, इस पर्टिकुलर एंगल के साथ जा रही है, और उसके साथ ये लाइट में इस सिग्नल में जो रिपीट कर रहे हैं पॉइंट्स, वो TIR प्रिंसिपल की अकॉर्डिंगली रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो टोटल का आपके पास एक एग्जांपल्स आ गया कि यहां पर एक आपका TIR प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली, एक सिस्टम के अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर फाइबर ऑप्टिक्स आपके पास नीचे जा रही है। नाउ द रिपीटेड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस, आपसे पूछा जा सकता है कि फाइबर ऑप्टिक्स का प्रिंसिपल क्या है, फाइबर ऑप्टिक्स किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो आप इसको कह सकते हैं TIR। बहुत फेमस क्वेश्चन है पेपर का, ये MCQs में भी देखने को मिल सकता है, और आपके पास CUT के पेपर में भी ये मिल सकता है कि भाई फाइबर ऑप्टिक्स किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो आपको बोलना है TIR प्रिंसिपल पे। और क्यों ऐसा करता है, क्योंकि जो कोर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हायर है देन क्लैडिंग की, सो दैट इट पर्टिकुलर एंगल इट विल यूज द प्रिंसिपल लाइक TIR प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये सोच कर सकता है, ये शो कर सकता है आपके पास TIR प्रिंसिपल। नाउ तो फाइनली कम आउट the angle of incident is always larger than the critical angle of the core material which is respect to cladding। बिल्कुल ठीक पॉइंट्स है, यही पॉइंट डिस्कस किया हम लोगों ने। even if the fiber is bent, even fiber is bent, the light can easily travel through along the fibers। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। the bundle of optical fibers can be used as a light pipe in a medical and optical examination।
तो जो ऑप्टिकल फाइबर का आपने अपने छोटे से क्लासेस में जो न्यूमेरिकल अपर्चर आप निकालते थे, उसमें एक केबल होता है वहाँ पर, उस केबल को आप लगाइए, लेजर लाइट के सोर्स को डाल दीजिए, और उसमें लाइट क्या होती है, TIR प्रिंसिपल को फॉलो अप करती है, और जहाँ भी आपको एक सोर्स की तरह यूज़ करना आप कर सकते हैं। तो न्यूमेरिकल अपर्चर जो NA का प्रैक्टिकल किया जाता है, उसमें हम लोग ऑप्टिकल फाइबर केबल को ही यूज़ करते हैं और एक में लगा के दूसरे के साथ सिग्नल पास कर देते हैं। ठीक है, तो मेडिकल ट्रीटमेंट भी, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में भी आप इस ऑप्टिकल फाइबर को यूज़ कर सकते हैं, और यही चीज़ आपके किस प्रिंसिपल पे काम करता है, TIR प्रिंसिपल, जिसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और ये क्यों होता है, क्योंकि इसमें एक पर्टिकुलर एंगल है जिस पे आप किसी डेंसर मीडियम से लोअर मीडियम की तरफ लाइट को भेज रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर एंगल पर क्या होता है, पूरी लाइट अंदर ही रिफ्लेक्ट हो जाती है। उसी प्रिंसिपल को हम TIR प्रिंसिपल कहते हैं। क्लियर? ठीक है। नाउ इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर द ऑप्टिकल सिग्नल ट्रांसमिशन, आपने सिग्नल कम्युनिकेशन के लिए भी यूज करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर हैव ऑल्सो बी यूज फॉर द ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल विच आर कन्वर्टेड इनटू द लाइट बाय द सुटेबल ट्रांसड्यूसर्स। ये कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं, ट्रांसड्यूसर्स हैं, जो क्या करते हैं, आपके पास कन्वर्ट करते हैं टू लाइट बाय द सुटेबल ट्रांसड्यूसर्स। तो सिग्नल्स को भी लाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम में भी इसको यूज किया जाता है, टू ट्रांसमिट कर जाते हैं यहाँ पर सिग्नल्स को, और ये काफ़ी अच्छा यूज में होगा। नाउ द फील्ड ऑफ विजन ऑफ फिश आर स्विमर ए फिश ड्राइवर इनसाइड। द वाटर कैन सी द होल वर्ल्ड थ्रू ए कोन। ठीक है, अब यहां पर इस पर्टिकुलर को दिखाया जा रहा है कि ये हाइट है, इसकी रेडियस R है, इस कोन के थ्रू इसको देख रहे हैं। अब एक किसी पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर जब इसकी लाइट सिग्नल्स यहाँ पर जो आ रही हैं, यहाँ पर वो TIR प्रिंसिपल की वजह से ये सिग्नल यहाँ से इसके पास आ गई है। ठीक है, और उसकी वजह से ये एक कौन सिस्टम के अकॉर्डिंगली या इसको सब कुछ दिखता है। ये सन की लाइट है, सन की लाइट जो सरफेस पे पड़ती है, वहां सरफेस पे देखते हो आप सिग्नल, इनसाइड आकर के यहाँ पर रिफ्लेक्ट होती है। तो the water can see the whole world through a cone। whole world को आप यहां से देख सकते हैं through a cone, ये दिखता है, रेडियस R है, हाइट H के साथ। ठीक है ना, तो ये एक स्पेशल सिग्नल है यहाँ पर, उसके अकॉर्डिंगली आप इसे यूज कर सकते हैं। नाउ ए अपेक्स एंगल इज 2C इक्वल टू 98, क्योंकि वहां पर कितना था 49, वाटर के केसेस में क्या थे 49 और मल्टीप्लाई बाई 2, तो अपेक्स एंगल आपके पास मल्टीप्लाई बाई 2C, क्रिटिकल एंगल का ट्वाइस होगा, और वो है 49 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 98। ठीक है, नाउ द बी पार्ट, द रेडियस ऑफ बेस R H इक्वल टू R इक्वल टू H tan C, दिस इज इक्वल टू H अपॉन रूट में म्यू स्क्वायर माइनस वार। फॉर वाटर R की वैल्यूज कितनी आएगी 3H बाई रूट में 7। ऐसा ही आपके पास एक और पार्ट्स आएगा, एरिया ऑफ ए पाई H स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस 1 फॉर वाटर, ए की वैल्यू 9 पाई बाई 7 H स्क्वायर। तो ये एक बेसिक फार्मूला आपके पास है जिसको आप इसे यूज कर सकते हैं। अब इस प्रिंसिपल में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लाइट यहाँ पे गई 49 के पास अराउंड है, और यहाँ से और इसी के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाती है। यहाँ पे आपने सिग्नल डाला नॉर्मल के अकॉर्डिंगली, ये 90 पर है, तो ऑलमोस्ट ये भी इसके साथ रिफ्लेक्ट हो गए, ये आ गए, ऐसे गए और ये वापस आ जाते हैं। कोई और मीडियम रखोगे तो वहाँ पे रुक जाएगी। सिमिलरली आपके पास एक जो एंगल है डिफरेंट इस प्रिज्म के साथ देख सकते हो, यहाँ पर ये लाइट आ रही इस सरफेस पे, इससे ये 49 के आसपास बना रहे हैं, 45 बना रहे हैं, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, ये लाइट इस तरीके से रिफ्लेक्ट यहाँ से हो रही है, और ये एंगल 45 है, सो दैट इट विल बी द 45। तो ऑलमोस्ट 45 के साथ देख सकते हो आप इसकी एंगल किस तरीके से सरफेस के साथ रिफ्लेक्ट हो रही है। नाउ द सम इंपॉर्टेंट पार्ट इज आल्सो इज गिवन। TIR के बाद आपके पास एक सेक्शन ये आएगा, रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस। अब आपके पास स्फेरिकल सरफेस आ गया। अब स्फेरिकल सरफेस के साथ इसका डेरिवेशन CUT के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट आपके पास ये फार्मूला याद होनी चाहिए कि फार्मूला क्या चीज़ है। तो यहाँ पे सरफेस है आपके पास, पॉइंट 1 है, पॉइंट P है, इस तरीके से स्फेरिकल सरफेस है, यहाँ पे लाइट डाल सकते हो, इस तरीके का एक सरफेस है, यहाँ पे भी लाइट डाल सकते हो, दो सरफेस आपको मिल गए। तो इसका पहला पॉइंट आपके पास आएगा रिफ्रैक्शन फार्मूला, जिसमें आप कह सकते हो ये वाले फार्मूले के अकॉर्डिंग चलना आपको, μ2 माइनस μ1 अपॉन R इज इक्वल टू μ2 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U।
इस दोनों के साथ ये रिलेशन है, आप इसके साथ इसको देख सकते हो। वेयर μ1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम फ्रॉम विच लाइट रेज आर कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट की पोजीशन यहाँ पे आपने रखा हुआ है, तो यहाँ से जो लाइट आ रही है यहाँ पर उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1। तो आप यहाँ कह सकते हो ये μ1 है और यहाँ पे आप कह सकते हो μ2 है। अब इस दोनों के साथ जो रिलेशन है आर के साथ, तो आर के साथ रिलेशन क्या, μ2 माइनस μ1/r इक्वल टू μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन μ2v। μ2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वेयर लाइट रेज आर इंटरिंग। ये इस मीडियम की बात कर रहे हैं जिसमें आपकी लाइट रेज इंटर कर रही है। ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, एयर से इस ऑब्जेक्ट की तरफ से आ रही है, इस सरफेस पर आकर इसके मीडियम में इंटर कर गई। नाउ u is the distance of object and v is the distance of image, r is the radius of curvature। तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कहीं r यहाँ पर होगा, वो आप देख सकते हो। ठीक है, जैसा आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा। तो ये r है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आपके पास इस पोजीशन से यहाँ पर u आएगी और इस साइड आपके पास v आएगी। साथ एफ भी इसके साथ ही होगा, तो एफ भी आ जाएगा। तो ये इसके वेरिएबल है और ये इसका फार्मूला है। इस बेसिक फार्मूले को आपको यहाँ पे याद रखना है, इसके अकॉर्डिंग ही आपको आगे चलना है। नाउ द डिफरेंट सिस्टम इज देयर। लेटरल मैग्निफिकेशन, द लेटरल मैग्निफिकेशन m इज द रेशियो ऑफ द इमेज हाइट टू द ऑब्जेक्ट हाइट। तो h1 अपॉन h2, m मैग्निफिकेशन इज दिस वन, μ1 अपॉन μ2, यहाँ सब जगह मीडियम के साथ आ रही है। जब आप लेंसेज की बात करते हैं फ्री स्पेस में, तो वहाँ पे तो आपने ये डिस्कस किया था माइनस का b/u और v/u, ये करा था आपने। बट यहाँ पर आपके पास मीडियम के प्रेजेंस को रिप्रेजेंट किया जा रहा है μ1 अपॉन μ2। μ2 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, μ1 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जहाँ से आपका ऑब्जेक्ट आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली। अब इसकी हाइट क्या है h, और इमेज की हाइट क्या है दिस वन। तो हाइट ऑफ इमेज के साथ भी इसका रिलेशन होगा h1 अपॉन h0 और दिस इज इक्वल टू μ1 अपॉन μ2 इंटू b/u। बहुत बेसिक कैलकुलेशंस आते हैं, सिंपल रे ऑप्टिक्स से क्वेश्चन आता है, बहुत लेंदी नहीं पढ़ना है इसको, बेसिक फंडामेंटल पढ़ना है, जो कि पेपर में आपके पास सीधे क्वेश्चन आना है। या तो फार्मूले आएंगे, या तो ग्राफ आ जाते हैं, या तो यहाँ से न्यूमेरिकल से दिखता है आपको, वो कर देना है। तो डिस्टेंस आपके इस पॉइंट से देख सकते हो, यहाँ से ये डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ये वाली, इमेज की डिस्टेंस v है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसी का रेडियस ऑफ कर्वेचर कहीं और होगा। ये हाइट आपके पास दिख रही है h ऑब्जेक्ट की, और ये हाइट आपको दिख रही है इमेज की। तो इन सब के साथ ये रिलेशन है, इसी को आपको लेकर रखना है। अब बात आती है लेंसेज की। तो लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम, डिफिनीशन है, बाउंड बाय द टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस सच दैट एट लीस्ट वन सरफेस इज कर्व्ड, एट लीस्ट वन सरफेस इज कर्व्ड। लेंस का मतलब क्या होगा, एट लीस्ट वन सरफेस कर्व होना चाहिए, चाहे इनसाइड का या आउटसाइड का। सरफेस कैन बी स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल और ईटीसी, जैसे भी हो सकते हैं वहां पर। दूसरा पॉइंट है लेंसेज आर ऑफ टू बेसिक टाइप, एक होता है आपके पास कन्वेक्स और दूसरा आपके पास होता है कनकेव लेंस। ठीक है, तो कनकेव्स और कन्वेक्स लेंस के लिए बहुत इजी बात है, यहाँ पे इसको बोल सकते हो आपकी बाई कन्वेक्स, इट मीन्स एक आपके पास ई साइड के कटा और दूसरा साइड है। अब यहाँ पर जो आप वी वर्ड दिख रहा है वही तो वी है यहाँ पर, कन्वेक्स। ठीक है, अब इसको कह सकते हो आप प्लेनो कन्वेक्स, मतलब उसका हाफ सेक्शन ये प्लेन है और ये इसके साथ ये वी है, तो इसको आप बोलोगे प्लेनो कन्वेक्स लेंस। तीसरी बात कर रहे हो आप कनकेव। कनकेव के लिए क्या है, ये शेप सी की तरह होना चाहिए। ठीक है, सी की तरफ है, और ये क्या है शेप, वी की तरफ है। ऐसे शेप है तो ये वी की तरफ है, और ऐसे शेप है ये इस तरीके से, ये सी का शेप है। तो जहां पर सी आएगा वहां पर कनकेव आ जाएगा, ये सी ही तो है कनकेव। इस सेक्शन में बाई कन्वेक्स लेंस आपको दिख रहा है, तो यहां पर भी क्या है, ये सी है और ये भी सी की तरह दिख रहा है ना। जब सी है तो सी के साथ देखिए कनकेव लेंस। अब आती है प्लेनो कन्वेक्स लेंस। तो प्लेनो कन्वेक्स लेंस के लिए क्या है, ये प्लेन है और ये सी है, तो प्लेनो कन्वेक्स लेंस। ये प्लेन है और ये सी है, तो प्लेनो कन्वेक्स लेंस। सो दैट आपके पास यहाँ पे है कन्वेक्सो कनकेव। तो कन्वेक्सो कनकेव में ये वाली प्लेन सीधी नहीं है और ये पूरी सी है। कन्वेक्सो कनकेव, तो वी वाले शेप के साथ ये हाफ सेक्शन यहाँ पे लिया हुआ है, मतलब आधा शेप ये ले रखा है
और उसके बाद का सिर्फ ये रखा है और इसी के साथ ही इसको मिक्स किया हुआ है। तो ये टाइप्स ऑफ लेंसेज हैं, डिफरेंट टाइप्स। लेंस की डिफिनीशन में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो लेंस होना चाहिए एटलीस्ट उसका शेप क्या होता है, कर्व होना चाहिए, या इस साइड का होना चाहिए, ये दोनों इस साइड का होना चाहिए, या प्लेनो कन्वेक्स लेंस होना चाहिए, ठीक है, या प्लेनो कन्वेक्स लेंस होना चाहिए। यहाँ पर प्लेनो कन्वेक्स लेंस है, प्लेनो कनकेव लेंस। नाउ थर्ड पॉइंट इज as there are two spherical surfaces there are two centers, okay, of curvature C1 and C2। जब आप कोई स्फेरिकल सरफेस के पीस को कट करोगे आप वहां पर, तो वहां पे क्या आएगा, प्लेनो कन्वेक्स लेंस में दो होंगे सरफेस, एक होगा आपके पास इस पॉइंट्स के लिए R2 और एक होगा आपके पास यहाँ पर R1 इस पॉइंट सेंटर से। तो यहाँ पे जो R1 है वो क्या है, पॉजिटिव है, और R2 क्या है, ये निगेटिव। और इस एक्सिस के अकॉर्डिंगली भी आप देखो, जब भी आप लेंस के देखने की कोशिश करते हो, आप इस पॉइंट से इधर देखो, इस लेंस की पोजीशन को जिम करो, इस साइड की वैल्यू क्या, पॉजिटिव कोई सा भी, और इस साइड की वैल्यू क्या, नेगेटिव। इस वाले एक्सिस पर नेगेटिव, इस लेंस की पोजीशन पे जिम करो, तो जो इसके फ्रंट में है वो सब पॉजिटिव होंगे, इसलिए R1 को पॉजिटिव ले रहे हैं, R2 को हम क्या ले रहे हैं, नेगेटिव, क्योंकि ये लेंस के पहले है और ये लेंस के बाद है। अब यहाँ पे दो रेडियस है और दो सेंटर ऑफ जो आप कर्वेचर है वो भी है, दो R है दो C है। अब यहां पर R और C में क्या डिफरेंस है, ये चीज आपको बहुत ठीक से समझना पड़ेगा, एकदम बिल्कुल ठीक से। जैसे कि एज्यूम कर लीजिए यहां पर ये सिस्टम आपके पास गिवन है, ठीक है, ये सिस्टम है, और इस सिस्टम के अंदर, ठीक है, इस सिस्टम के अंदर यहां पर अगर मैं इस पीस को कट करता हूं तो ये क्या है, इसका R है, ये R का पॉइंट है। अब ये R का पॉइंट अगर मैं इस शेप में से अगर मैं यहां से कट करता हूं तो R और C दोनों एक जगह आएगा, लेकिन मैं उस पीस को अगर यहां से कट करूंगा, इस पॉइंट से कट करूंगा, तो ये इसका C है, पर R अभी भी वही रहेगा उसका। तो C में भी वेरीज डिपेंडिंग अपॉन, तो यहाँ से पीस कट कर रहे हो आप, यहाँ से पीस कट करते हो, यहाँ से पीस कट कर रहे हो, जहां से आप पीस कट करोगे वो पॉइंट क्या होगा इनके, ये सब C वाले पॉइंट है, सब C है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होंगे वो R यहाँ पर होगा, तो R इस पॉइंट पर फिक्स है, C की पोजीशन विल बी चेंज डिपेंडिंग अपॉन दिस स्लॉट्स कि आप पीसेस कहाँ से कट करके उसको लेंसेज के लिए यूज करते हो। दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स हैं और दोनों डिफरेंट वैल्यूज के कैलकुलेशन के मेथड्स हैं, तो आप उस हिसाब से देख के इसको चलेंगे। नाउ द लाइन जॉइनिंग C1 एंड C2 इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस। C1 और C2 क्या होंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कट करते थे। The center of thin lens which is on the principal axis is called the optical center। जो principal axis का पार्ट है वही क्या आपके पास ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर को O से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स है, और इस सबके साथ ये लाइन पास करती, इसको आप बोलते हो प्रिंसिपल एक्सिस, और ये लाइन इसके साथ क्या बोलते हो, इसको आप प्रिंसिपल एक्सिस। और इस केस में आपके पास R1 यहां पर गिवन है इस लेंस के लिए, और R2 यहां पर गिवन है, तो जो भी लेंस के इस साइड होगा बिफोर द लेंस होगा सब क्या होंगे, नेगेटिव वैल्यूज होंगी, और आफ्टर दिस इज पॉजिटिव वैल्यूज। बेसिक फंडामेंटल का बहुत इंपॉर्टेंस इस पार्ट्स में, जिसका बेसिक क्लियर होगा उसके न्यूमेरिकल प्लस माइनस में कभी भी गलत नहीं होंगे। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज ए रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर प्रोसीड इन्वर्टेड थ्रू द लेंस। अब ये कह रहे हैं कि जो भी लाइट इसके सेंटर से पास करोगे वह अनडेविएटेड होंगे, मतलब सीधी निकल जाएंगे, ये भी सीधी निकल गई, ये भी। जो डेविएशन है इसके ऊपर वो डिपेंड करेगा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर या नीचे वाले पर। अगर आपके पास C वाले हैं, कनकेव लेंस है, तो इस पॉइंट से जाकर वो बाहर को होगा, डाइवर्ज होगा। अगर वो V वाले हैं तो उस पॉइंट पे जाकर उसको कन्वर्ज हो जाएगा, नीचे की तरफ चला जाएगा। ये दोनों इस लेंस की प्रॉपर्टीज आपको अभी एक्सप्लेन करके दिखा जाएगा यहाँ पर। द प्रिंसिपल फोकस, व्हेन डिफाइन द टू प्रिंसिपल फोकस फॉर द लेंस, वी आर मेनली concerned with the second principal focus f. Thus, wherever we write the focus, it means the second principal focus. The first principal focus an object point fa to fb form at। ठीक है, तो पहली कंडीशंस में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि फोकल लेंथ एफ ए में, जब इस वाले ए की बात करते हो ये है F1, यहाँ से ये लाइट यहाँ पे गई
और उसके अकॉर्डिंगली ये चीज़ क्या हो गई, सेंटर वाली विदाउट डेविएटेड पार्ट हुई और ये दोनों क्या डेविएट हो गए, यहाँ से जाने के बाद ऐसे हुआ, यहाँ से जाने के बाद ऐसे हो गया। ऐसे ही अगर आपने देखा इसके लिए, आप देखो ये इनसाइड से गया, यहाँ पर इसकी लाइट ऊपर से जा रही है और उसके बाद ये इधर को डेविएट हो रही है। इसका फोकल लेंथ यहाँ पर क्या है, f1 के साथ। तो अगर मैं इसको बहुत बेसिक तरीके से बात करता हूँ, बहुत बेसिक फंडामेंटल की बात करें, तो आपको ये चीज़ इस तरीके से भी दिख सकती है। प्रिंसिपल एक्सिस से नो डेविएशन, यहाँ पे जाएंगे तो नीचे की तरफ चले जाएंगे, यहाँ पे जाओगे तो नीचे की तरफ चले जाएंगे। एंड सिमिलरली जब आप सी की तरफ देखते हो, इस सी की वाले की तरफ देखते हो, अगर आपने सेंटर से पास किया इस लाइट को, तो जब आप इसके 20 पॉइंट्स पर जाकर देखोगे, तो जैसे यहाँ से आप पास करोगे तो ये लाइट बाहर की तरफ चली जाएगी। तो ये दोनों को इस तरीके से दिखाएगी और ये दोनों को कन्वर्ज, तो ये डाइवर्ज करेगी, ये कन्वर्ज करेगी। ये प्रॉपर्टीज इस लेंसेज की है जो यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से जितने भी पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, ये सभी पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी तरीके से इस चीज़ के सारे इक्वेशंस आपको देखने हैं, प्रॉपर्टी बेसिस जो आपके डायग्राम के बेसिस पर क्वेश्चंस आने हैं, वो आपको यहीं से देख के चलना है। ठीक है, इसी बेसिस पर इसको आपको लेके चलना है और इसी कंडीशन को ही आपको फॉलो अप करना है। और न्यूमेरिकल्स भी सारे इसी बेसिस पर करना आपको। तो लेंस की प्रॉपर्टी क्लियर हो गई, TIR प्रिंसिपल क्लियर हो गया। ठीक है, और ये सारी चीजें आपके साथ क्लियर हो गई। सिमिलरली अगर आप बात करते हैं प्रिज्म की, अगर आप प्रिज्म की बात करते हैं तो प्रिज्म कुछ इस तरीके से प्रॉपर्टी शो करेगा। ठीक है, और जब भी इसको हम लोग लाइट इससे पास करते हैं यहां पर, ये यहां से अगर ये ऑर्डिनरी लाइट आपके पास है तो यहां पर ये 7 कलर को एक्सपैंड करेगा। ठीक है, इस तरीके से डिवाइड करता है। और ये जो 7 कलर्स हैं वो कलर्स कैसे होंगे, विवग्योर। रेड सबसे ऊपर जाएगा इसी ऑर्डर में, और इंक्रीजिंग कलर ऑफ वेवलेंथ की जाएगी। और यहाँ पर आप कर सकते हो कि 4000 से लेकर के, ठीक है, ये 4000 एंगस्ट्रॉन्ग से लेकर के, और इसी चीज़ को आप वेवलेंथ के टर्म में आप लिख सकते हो 7800 एंगस्ट्रॉन्ग तक जा सकता है। बाकी सारे लाइटें जो आपके विजुअल कलर है वो इसी के बेस में रेंज में लाई करेंगे। यहाँ पर आपके पास एंगल ए है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, और एक्चुअल में इसका जो डेविएशन पाथ है आपके पास, जो डेविएशन है एक्चुअल में इसको तो ऐसे जाना चाहिए। ठीक है, और यहां से आपने इसको ऐसे पॉइंट कट किया, तो ये जो एक्सिस है इस पॉइंट के साथ में, यही तो इसका डेविएशन एंगल है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है आपके पास, प्रिज्म की एंगल ए है और इसका डेविएशन डेल्टा है। तो इस केस में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा बाई 2 अपान साइन ऑफ ए बाई 2। इस एंगल से आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म को निकालना पड़ेगा, इस एंगल से आपको निकालना पड़ेगा। इफ यहां से आप कह सकते हो, ठीक है, कि इफ एंगल ऑफ प्रिज्म is very small, then sine of a plus delta by 2 is approximate to a plus delta by 2. ठीक है, and sine of a by 2 is approximate to a by 2, so that आप कह सकते हो म्यू इक्वल टू ए प्लस डेल्टा बाई 2 अपान ए बाई 2। ठीक है, ए बाई 2 से ए बाई 2, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है, ये पहला इक्वेशन है। इसी इक्वेशन की हेल्प से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपका 2 से 2 आपका कैंसिल आउट, एंड म्यू ए इक्वल टू ए प्लस डेल्टा, और ए म्यू माइनस का 1 इंटू डेल्टा। तो ये आपका डेविएशन एंगल का फार्मूला है, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला आपके पास है।
तो डेल्टा की वैल्यूज ए म्यू माइनस का 1/μ-1 ये मिलेगा, इसको इस साइड लेके इसको बाहर लेके। तो ये सेक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही फार्मूले। इस दोनों ही फार्मूले पे आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको करने के लिए मिल सकते हैं, इसी क्वेश्चंस को आपको करना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके के इस क्वेश्चन को जब भी आप इसको सॉल्व करते हैं तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए और इसकी हेल्प से आप इसके क्वेश्चन को आगे लेके जा सकते हैं। बहुत सारे इस पे ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल्स आपको मिल सकते हैं। एक जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपके साथ देता हूं यहाँ पर। एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर, द एंगल ऑफ प्रिज्म the angle of prism is A and refractive index is cot A by 2. The angle of minimum deviation for prism will be, ठीक है। ए ऑप्शन आपके पास है 180 माइनस 3A, बी ऑप्शन आपके पास है 90 माइनस A, सी ऑप्शन आपके पास है यहाँ पर 180 माइनस 2A और डी ऑप्शन आपके पास है 180 प्लस 2A। ठीक है, ये ऑप्शन है। तो आपको पता होगा कि इसमें जो भी वैल्यूज आई हुई आपके पास इस पैटर्न में cot A/2 के लिए, ठीक है, तो वहाँ से इसका एक ही ऑप्शन आपके पास करेक्ट होता है। जब आप इसको सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है, जब आप इसको सॉल्यूशन करेंगे तो उसके लिए आप क्या करते हो, सबसे पहले आप इसको लिए ये करेंगे कि वो म्यू इक्वल टू जो cot A/2 है इसको आप ओपन करेंगे, cos A/2 अपान sin A/2, ठीक है। और इसी को आप अपने दूसरा जो इक्वेशन आपके पास म्यू इक्वल टू है, ये वाली जो इक्वेशन आपके पास गिवन है यहाँ पर, म्यू इक्वल टू साइन ऑफ A प्लस डेल्टा/2 अपान साइन ऑफ A/2 कि इक्विवेलेंट कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये आएगा cos A/2 अपान साइन ऑफ A/2, तो ये इसे कैंसिल आउट, आपके पास बचेगा यहाँ पर साइन ऑफ A प्लस डेल्टा/2 इक्वल टू कॉस ऑफ A/2, ठीक है। तो इस दोनों के साथ जब आपके पास रिजल्ट इसको देखना होगा आपके, तो आप इस केस में क्या करेंगे कि ये सब कैंसिल आउट हो गया, अब दोनों को आप सेम करेंगे। तो जहाँ पर भी वैल्यूज गिवन है ये पुट करने के बाद साइन और कॉस के साथ जो डेविएशन आपको मिल रहा है A/2 के साथ, ये आप इसको जब ओपन करेंगे बोथ साइड, इसको 90 प्लस करके इसको सॉल्व करिए साइन के साथ, इसको जब आप चेंज करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, इसमें क्या आएगा, कितना आएगा, मिनिमम डेविएशन डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 180 माइनस का 2A। बस यहाँ तक आपने कर दिया, इसको साइन से करिए, दोनों तरफ से साइन रिमूव करिए और फिर दोनों को सॉल्व करिए। तो जहाँ पे 90 प्लस आते थे आप वहाँ पर 180 आ जाएगा 2A, ठीक है। तो ये वैल्यूज आपके पास सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन आपके हैं पेपर में, जिसको आप सॉल्व करके इसको सीख सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस से आप इसको समझ सकते हैं। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द माइक्रोस्कोप। तो अब हमारे पास सिस्टम में आ गया है, हम माइक्रोस्कोप को भी समझने चाहते हैं कि भाई माइक्रोस्कोप की क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है। ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो सेक्शन है इस पार्ट का सिलेबस का, उससे रिलेटेड है और उसको डिस्कस करते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आता है, बहुत ईजी पेपर यहाँ से आते हैं। बस आपको इस पर इतना सा ध्यान रखना है कि फार्मूले आपको सही लगाने बस। नाउ द माइक्रोस्कोप इज व्हाट? It is an optical instruments used to see very small object। क्या है भाई माइक्रोस्कोप? क्या है? एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स है जिससे वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट को देखने के लिए यूज किया जाता है।
its magnifying power is given by m equal to visual angle with instruments beta upon visual angle when object is placed at least distance of distinct vision is alpha. ओके एंड सो दैट इसकी कंडीशन में जो पहला माइक्रोस्कोप है वो है सिंपल माइक्रोस्कोप. सिंपल माइक्रोस्कोप को आपको देखना है यहां पर. इट इज ए सिंगल कन्वेक्स लेंस ऑफ लेजर फोकल लेंथ. एक ही आपके पास इस इंस्ट्रूमेंट्स में सिर्फ एक ही फोकल लेंथ होता है. सॉरी, एक ही आपके पास कन्वेक्स लेंस है. सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर सिर्फ एक है, सिंगल कन्वेक्स लेंस है और उसकी फोकल लेंथ बहुत कम है, मतलब बहुत लेसर फोकल लेंथ की है. ये इसकी खास बात है. सेकेंड पॉइंट है ऑल्सो कॉल्ड द मैग्नीफाइंग ग्लास और रीडिंग लेंस. कई बार इसको क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि लैब के अंदर या कभी डॉक्टर्स को देखा होगा आपने, कभी या डेंटिस्ट को देखा है ना अपने लोगों ने, वो क्या करते हैं, एक ग्लास शीशा लेकर के इस तरीके से किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे देखते हैं. ऐसे वो क्यों देखते हैं? ताकि उसकी साइज बड़ी होकर दिखे उसको. तो छोटे ऑब्जेक्ट की साइज को देखने के लिए एक मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज किया जाता है. इसको बोलते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप. दो खास बात होती है, एक ही सिंगल लेंस होगा उसके पास, ठीक है, एक लेंस होगा सिंगल, और वो उसकी फोकल लेंथ बहुत कम होगी ताकि वो चीजों को बहुत पास करके दिखाए आपको. थर्ड पॉइंट यहां पर क्या है, मैग्निफिकेशन व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट डी एंड अल्फा. ठीक है, ये इन्फिनिटिव दे रखा है यहां पर कि यहां पर जो आपके फाइनल इमेज है वो फॉर्म करते हैं एट डी पॉइंट पर या तो इन्फिनिटी पर. ठीक है, या तो ये बहुत बड़ी दिखेगी या तो बहुत ज्यादा दिखेगी इस पॉइंट्स पर. ये बहुत बड़ी दिखती है. ठीक है, और इस डिस्टेंस को, ये जो इमेज की डिस्टेंस है उसको हम कह रहे हैं डी टू इन्फिनिटिव. ठीक है, डी टू इन्फिनिटिव, यहां पर आप इसको यूज कर सकते हैं. तीसरी इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि जो आपके पास मैग्नीफाइंग डिस्टेंस है वह डी से किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर और इसके इन्फिनिटी पर हो सकती है, वेयर एम डी इज इक्वल टू 1 प्लस डी बाई एफ. और डी यहां पर क्या है, इसकी फोकल लेंथ है. डी यहां पर क्या है, इसकी फोकल लेंथ है. सॉरी, मैग्नीफाइंग ग्लासेस के केसेस में जब आप किसी मिनिमम छोटे से ऑब्जेक्ट को बहुत सा बड़ा करके आप उसको देखते हैं तो उस केसेस में इसकी जो वैल्यूज आपके पास आती है वो डिफरेंट आ जाती है. तो माइक्रोस्कोप क्या है, इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स. ठीक है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स है which is used to see very small objects. इस मैग्नीफाइंग पावर इज गिवन बाय जो आपके पास वहां बीटा दे रखा और अल्फा, इस दोनों के साथ उसको आप देख सकते हैं. ओके, अब आप इसमें देख सकते हैं कि डी क्या है. डी तो दिख रहा है आपके पास इस लेंसेज में, यहां से यहां तक ये का डिस्टेंस क्या डी है. ठीक है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है बी पॉइंट्स पर, ये एक डिस्टेंस है डी, यहां से इस तरीके लेंस को फॉर्म से, ये तो दिख रहा है आपके पास. और इसका जो फोकल लेंथ है वो क्या है, एफ है. तो इस दोनों के साथ एक छोटा सा रिलेशन आपको मिल गया. मैग्नीफाइंग मतलब जो साइज बड़ा करता है डिस्टेंस डी पर, वो क्या है 1 प्लस डी बाई एफ. और जब आप इन्फिनिटिव की बात करते हैं, जब इन्फिनिटिव पर, तो वो क्या आएगा डी बाई एफ. अगर यही ऑब्जेक्ट जो आपका इमेज फॉर्मेशन हो रही है अगर वो इन्फिनिटी पर बनेगा जाके, तो उस केस में क्या आएगा यहाँ पर डी बाई एफ. अगर वो किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर बनता है तो उसको आप कह सकते हो 1 प्लस डी बाई एफ. ये दोनों, तो ये दोनों ही फार्मूले आपके पेपर के लिए, एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. फार्मूले के पॉइंट ऑफ व्यू इसको तैयार करिए, ये बहुत अच्छा होगा. इफ लेंस इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ए फ्रॉम द आईज, देन एम डी इक्वल टू 1 प्लस डी माइनस ए. अब जहां से आप देख रहे हो उस चीज को, उसकी जो डिस्टेंस है, जिस मैग्नीफाइंग देख रहे हो, यहां पर इमेज की फॉर्मेशन अलग है, फोकल लेंथ एक अलग है, प्लस आपकी आंखों के पास से वो जो डिस्टेंस है जहां पर आप सब चीज को देख रहे हैं वो ए है. तो वो ए यहाँ पर क्या होगा, आपके डी में से माइनस करके देखा जाएगा कि भाई यहाँ पर माइनस करो. अगर इमेज इन्फिनिटिव पर है तो डी माइनस ए बाई एफ. अगर वो किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस डी पर है तो उस केस में 1 प्लस डी माइनस ए बाई एफ. तो उसकी जितनी आपके पास डिस्टेंस है, जिस तरह मेजर करते हो आप, ये डिस्टेंस ले लो, ये डिस्टेंस, ये ए है. इमेज की फॉर्मेशन जहां पर बनी है इस पर, वो आप पूरा डी ले लो. तो पूरे डी में से जहां से आप देख रहे हो इसको माइनस करके देखना आपको, वही इसका मैग्नीफाइंग होगा. एक्चुअल में इसकी साइज जो बड़ी वाली दिखेगी आपको, वो इस बात पर डिपेंड करेगी कि आप कितने डिस्टेंस से देख रहे हैं और किसके पास देख रहे हैं. ठीक है,
तो इस बेसिस पर आप इसको देखते हुए आगे की तरफ चलेंगे। बेसिक फंडामेंटल है और बहुत इजी तरीके से इसको कवर करना है और अच्छे तरीके से इसको समझना है, क्योंकि इससे पेपर में बहुत ही आसान क्वेश्चन आता है, बहुत इजी क्वेश्चन आता है, उसी हिसाब से आपको देखना है। दूसरा सिंपल माइक्रोस्कोप हो गया, जिसमें आप एक सिंगल यूज कर रहे थे। अब आती है बात यहाँ पर एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इट कंसिस्ट ऑफ टू converging lenses called the objective and eyes lenses. If f eyes जो आपके f lenses है is greater than objective and diameter, ठीक है, eyes is greater than this one objects. तो इस दोनों केसेस में आपको दिख रहा है कि diameter of eyes lens and diameter of objects, इस दोनों की साइज में आई साइज की बड़ी होगी, ठीक है, इसका डायमीटर, और वो उससे भी आँख से भी छोटी होगी, ठीक है, उसके लिए आप इसको यूज करोगे। एंड देन इंटरमीडिएट इमेज इज रियल एंड इन लार्ज, जो उसके बीच की डिस्टेंस होगी। एक का मतलब हुआ कि एक आप लगा दो यहाँ पर इस तरीके से, ये वाली आपने सिंपल ले लो, और एक लगाओ अपने आँख के पास भी छोटा सा ले यहाँ पर, और उस दोनों को ऐसे पास में देखो तो आपको रियल और इन लार्ज साइज का दिखेगा, बड़ा सा दिखता है, ठीक है ना। तो उस तरीके से साइज को आप देखना सीख जाइए, ताकि एक्चुअल में इसकी जो आपके पास दो वैल्यू दिख रही है यहाँ से यहाँ तक, एक पॉइंट ये दिख रहा है आपके पास ए वाले, और इसी का लार्ज पॉइंट आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो इस केस में आपके पास जो फाइनल इमेज बनेगी वो मैग्नीफाइड होगी, वर्चुअल होगी, इन्वर्टेड। किसके लिए? कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए। एंड यू नॉट द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव ओ एंड वी नॉट, मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेजेस की होती है यहाँ पर ए डैश बी डैश, और इमेज कहाँ पर है? ये ए डैश है और ये बी डैश है। नाउ द फॉर्म बाय द ऑब्जेक्टिव फ्रॉम ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट, ठीक है, आईज के केसेस में डिस्टेंस ए डैश बी डैश एंड आई लेंस इज, ये आपके पास दिखती इमेज की डिस्टेंस है आईज के पास से, ये ऑब्जेक्ट के पास से डिस्टेंस है इमेज की, और इस दोनों की केसेस में जब आप फाइनल इमेज की बात करते हैं तो एफ नॉट आ जाता है। एंड दिस इज इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड द फोकल लेंथ ऑफ आईज। तो दो चीजें आ रही, ई फॉर आईज एंड फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट ओ। तो इसीलिए आपको यहाँ पर डिस्टेंस ओ वाली मिल रही है और आपके पास यहाँ पर डिस्टेंस ई वाली मिल रही है। इमेज की फॉर्मेशन दो हो रही है, वो एक पोजीशन आपको दे रहा है ए डैश बी डैश, ठीक है, वहाँ पर, और एक डिस्टेंस आपको दी जा रही है ए बी के साथ। ना जो इसकी मैग्नीफाइंग है, एक्चुअल में क्या है, माइक्रोस्कोप का काम क्या है? छोटे से इमेज को बड़ा करके दिखाना है, यही काम है। उसमें दो है, एक सिंपल और एक है कंपाउंड। तो कंपाउंड के केसेस में आप देख रहे हैं कि दो लेंसेज यूज कर रहे हैं, एक आंख पे लगाते हैं, एक आप लेंस लेके लगा के ऐसे देखते हो। तो उस केसेस में एक छोटा सा ऑब्जेक्ट भी आपको साइज बड़ा करके दिखता है, बहुत बड़ा सा दिखेगा। और अगर वही साइज अगर आपने सिंपल कंपाउंड में दिखा तो जो दिखता है वहीं से देखना है, और एक्चुअल में जो उसकी साइज बनी हुई है, जो इमेज बन रही है, उस साइज को आपकी जो डिस्टेंस है आंख के साथ और लेंस के बीच का, वो माइनस करके देखना है। ये खास बात है, इसी को देखते हुए चलना है। अब आपके पास ये वैल्यूज जो आपके पास गिवन है, तो सबसे पहले जो आपको मैग्नीफाइंग हो रही है, मैग्नीफाइंग जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के मैग्नीफाइंग सिस्टम है, वहां पर माइनस का v बाई यू 1 प्लस डी बाई एफ नॉट, ये आ गया। ये फार्मूला आपको याद रखना है। कंपाउंड के लिए यूज करना है माइनस का v, मतलब ये डिस्टेंस है किसकी? ऑब्जेक्ट की, और ये डिस्टेंस कितनी? ये इमेज की डिस्टेंस है और ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। 1 प्लस डी द डिस्टेंस एट विच, जहां पर इमेज की फॉर्मेशन हो रही है आपकी इस लेंस से, डी वाली, अपॉन एफ नॉट। एंड द फोकल लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप ट्यूब, द डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंसेज इज एल डी इज इक्वल टू, ठीक है, एल डी इज इक्वल टू म्यू यू डी। एक्चुअल में क्या है, ये वेलोसिटी वाले v यूज करते हैं यहाँ पर, और वेलोसिटी वाले u यूज करते हैं ये ऑब्जेक्ट के लिए। सिंबल ये वाले नहीं यूज करने होते, क्योंकि ये तो फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, ये नहीं है। तो ये आपको वेलोसिटी वाले यूज करने हैं, यही सिंबल हर तरफ है, और इसी के बेसिस पर आपने जो इक्वेशन यूज करना है, मिरर इक्वेशन 1/u प्लस 1/v। और यहाँ पर ये सभी के डायमेंशन डिस्टेंस के हैं, डायमेंशन ये याद रखना, ये डिस्टेंस है, कोई भी यहाँ पर वेलोसिटी नहीं है, उस केसेस में मत जाना। तो यहाँ पर एक्चुअल में आपके पास जो कंडीशन निकल के आ रही है, द डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेज इज एल डी इक्वल टू वी नॉट प्लस यू ई। ये आईज की है डिस्टेंस, और ये आपके पास है ऑब्जेक्ट की है इमेज, इस दोनों को मिलाते हैं। जनरली ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वेरी नियर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस ऑफ द ऑब्जेक्टिव, हैंस
u नॉट इज अप्रॉक्सीमेट टू फोकल लेंथ, उसको इस तरीके से लिखा जाता है कि फोकल लेंथ के पास होना चाहिए। द आइज पीस इज ऑल्सो ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ एंड द इमेज फाउंड बाय द ऑब्जेक्टिव इज ऑल्सो वेरी नियर टू वेरी आइज। ठीक है, बहुत पास ही रखते हैं, तो उस केस में आपके पास जो एल डी है वो क्या होगी, आपके ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस की इक्विवेलेंट आ जाएंगी। तो दोनों ही चीज़ें आपको बैलेंस करके लेके चलना है यहाँ पर, और उसके हिसाब से यूज़ करना है इसे। तो एक्चुअल में आपके पास जो यू नॉट की वैल्यूज़ है या और फोकल लेंथ के पास है, यही जो रिलेशन आपके पास गिवन है, ये वाले रिलेशन माइनस का वी नॉट अपन यू नॉट 1 प्लस डी बाई एफ नॉट, इसमें इसको रिप्लेस किया हम लोगों ने एल से, माइनस एल से, और जो इसको रिप्लेस किया हम लोगों ने एफ से, और ये दोनों ही कंडीशन यहाँ पर दिख रही, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो आपको डिस्टेंस यूज रखना है, ये फार्मूला याद रखना है आपको इस कंडीशन पे कि एम डी इक्वल टू माइनस का एल अपॉन एफ नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस डी बाई एफ नॉट। ठीक है, ये रिजल्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये रिजल्ट आपको याद रखना पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसकी सारी पॉइंट्स जो मैंने आपको डिस्कस करी है वो सब आपको याद रखना है। अब बात आती है फाइनल इमेज की। फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटिव, द मैग्नीफाइंग इज नथिंग बट एम इन्फिनिटिव इज इक्वल टू माइनस, कंपाउंड की बात कर रहे हैं, कंपाउंड की, माइनस का वी नॉट अपॉन यू नॉट एंड लेंथ ऑफ द ट्यूब एल इज इक्वल टू, जो ट्यूब की लेंथ होगी आपके पास वो क्या होगी, वी नॉट प्लस एफ ई, आइज की फोकल लेंथ। आपने देखा होगा, इस तरीके से देखते हैं, इस तरीके से ट्यूब देखते हो ना आप, इस तरीके से, तो उसकी जो ट्यूब की लेंथ है वही तो एल है, उसके साथ ही तो बना रहे हो आप उसके पास। नाउ इन द टर्म ऑफ फोकल लेंथ एम इन्फिनिटिव इज इक्वल टू एल इन्फिनिटिव ऑब्जेक्ट की फोकल लेंथ, और जो फोकल लेंथ फॉर इमेज आइज के लिए, एंड द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट जो उसके बीच में पड़े हैं वो, और मल्टीप्लीकेशन ऑफ एफ ई एंड एफ ई, एफ ओ ऑफ एफ ई। ये एक फार्मूला है, रिलेशन, यहाँ आपको याद रखना है। नाउ फॉर लार्ज मैग्निफिकेशन ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप बोथ शुड बी स्मॉल, ये बात आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट रहेगी कि दोनों ही चीज़ें आपके पास शुड बी स्मॉल। एफ ओ और एफ ई मतलब ऑब्जेक्ट की फोकल लेंथ और जो आइज की फोकल लेंथ है, उस दोनों की जो लेंसेज हैं उसकी वैल्यू शुड बी वेरी स्मॉल, बहुत ही स्मॉल होना चाहिए, तभी आपके कंपाउंड माइक्रोस्कोप में लार्ज मैग्निफिकेशन आएगी, उतना ही ज़्यादा आएगा, उतना ज़्यादा आएगा, वो दिख रहा है यहाँ पर। सो दैट इस पॉइंट्स में इफ द लेंथ ऑफ द ट्यूब ऑफ माइक्रोस्कोप इंक्रीजेस द इट्स मैग्नीफाइंग पावर इंक्रीजेस। ये पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट रखना है एमसीक्यूज को पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपने इसको इंक्रीज किया, माइक्रोस्कोप की लेंथ को आप ट्यूब को इंक्रीज करोगे, देन मैग्नीफाइंग पावर इंक्रीजेस, तो उसकी जो मैग्नीफाइंग पावर है वो क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगे। सो दैट द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप मे बी एक्सप्रेस्ड एम इज इक्वल टू एम दिस एंड दिस। यहाँ मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मैग्निफिकेशन ऑफ आइज, दो आपने लेंस यूज कर रहे हो तो दोनों की अलग अलग आएंगी, और उस दोनों के हिसाब से मैग्नीफाइंग पावर मिलेगी। और एक बात और भी इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप मैग्निफिकेशन की आप बात करते हो तो ये हमेशा प्रोडक्ट होता है आई इक्वल टू 1 to n तक और एम आई, क्योंकि ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है तो इसका रिजल्टेंट भी ऑलवेज क्या होंगी, डायमेंशनलेस है तो प्रोडक्ट में होंगी। क्लियर है ना? एंड सो दैट द मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड mass of magnification of eyes is magnifying power of eyes piece, so that दोनों ही केसेस में उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वही उसका रिजल्टेंट मैग्निफिकेशन आएगा। तो मैग्निफिकेशन के केसेस में हमेशा उसका रिजल्ट एंड प्रोडक्ट देखा जाता है। ठीक है, एंड देन हमारे पास जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप्स है, इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये रिफ्रैक्टिंग टाइप है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव टाइप है। बाय द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हेवनली बॉडीज आर सीन। इसके क्या होता है, अब बड़े बड़े टेलीस्कोप लगाते हो, दूर दूर तक लगा के अपने दूर दूर से स्टार्स को देखने की कोशिश करते हो, बड़े बड़े प्लैनेट्स के साथ। तो वो है आपके पास ये सिस्टम। यहाँ पर जो फोकल लेंथ होगी ऑब्जेक्ट की इज ग्रेटर देन आई लेंस की, एंड और डायमीटर जो आपके पास गिवन है वो ऑब्जेक्ट की ज़्यादा होगी इन कंपेयरिंग टू आई लेंस की। ठीक है, एंड इंटरमीडिएट इमेज इज रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉल। ये एमसीक्यूज को पॉइंट है, इसी को आपको याद रखने पड़ेंगे। तो फाइनल इमेज इज वर्चुअल, इन्वर्टेड एंड स्मॉल, सो दैट द मैग्निफिकेशन एम डी इक्वल टू माइनस का एफ ओ अपॉन एफ ई एंड 1 प्लस एफ ई अपॉन डी। ये रिलेशन आपको
एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप्स पे, जिससे आप स्टार्स को, प्लैनेट्स को, दूर दूर की चीज़ों को देखते हो, वहाँ के लिए आपको फार्मूला ये याद रखना पड़ेगा। एंड एम इन्फिनिटी इक्वल टू इन्फिनिटी पर इसकी इमेज बनेगी तो मैग्नीफिकेशन होगा माइनस का एफ अपर एफ ई, सो दैट जो लेंथ आपके पास इमेज की आएगी एल डी इक्वल टू एफ प्लस यू एंड एल इक्वल टू दिस वन। तो ये सिस्टम में आपकी दोनों लेंथेस के लिए, जो ट्यूब के लिए जो लेंथ है वो आपको दोनों याद रखना पड़ेगा। इसी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली ये चीज़ आगे जाएगी। तो इस फार्मूले में जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स था वो हो गया आपके पास। नाउ द सिंपल, दो आपके पास एक टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप है, इट इज़ यूज टू सी फार ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। ठीक है, इसको हम लोग यूज करते हैं फार ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। दूसरा पॉइंट आपके पास है, फर्स्ट पॉइंट इज कंसिस्ट ऑफ 3 कन्वर्जिंग लेंसेज। इस पे 3 कन्वर्जिंग लेंसेज होंगे, और जैसे कि आपने पहले देखा इस पे कंपाउंड में 2 थे, आप इसमें आपके पास टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में कितने आ गए, माइक्रोस्कोप थे या टेलीस्कोप है, यहाँ पर कितने आए, 3 हैं। लेंसेज ऑब्जेक्टिव, आइज लेंस एंड इरेक्टिंग लेंस, ये 3 पॉइंट्स हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट्स फाइनल इमेज इज वर्चुअल इरेक्ट इन स्मॉल। इसमें क्या होगी, साइज को छोटी करके देख रहे हैं। मैग्निफिकेशन क्या होगा, एम डी इक्वल टू, वहाँ पे सब निगेटिव होते थे, यहाँ पर सब क्या है, पॉजिटिव है, एफ ओ अपन एफ ई 1 प्लस एफ ई अपन डी एंड एम इन्फिनिटी इक्वल टू एफ ओ अपन एफ ई। बस आपको फार्मूले याद रखने मैग्नीफिकेशन वाले, यही वाले, क्योंकि एक्चुअल में क्या हो रहा है, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में मैग्नीफाइंग ही ऑब्जेक्ट का मेन एम है। उसके अकॉर्डिंगली आप डिफरेंट सिस्टम बनाते हो, इमेजेस बनाते हो, उसके अकॉर्डिंगली आप कॉम्बिनेशंस बनाते हो। तो मेन फार्मूला आपका क्या होगा इस टॉपिक का, वो होगा मैग्नीफिकेशन का। जो 2 टर्म के साथ लिखे जा रहे हैं वो यहाँ पर है, ये वाले, और सभी के साथ इसी मैग्नीफिकेशन को याद रखना है। सो दैट आपके पास ये है गैलीलियो टेलीस्कोप। इट इज आल्सो द टाइप ऑफ टेरेस्ट्रियल telescope but of much smaller field of the views. First point is objective is a very converging lens while eyes lens is the diverging lens. ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन की हम बात करते हैं, तो मैग्नीफिकेशन फिर से यहाँ पर आ गया। इस केसेस में आपके पास होगा 1 माइनस, यहाँ पे था 1 प्लस, यहाँ पे 1 माइनस, बाकी क्वांटिटी सेम है यहाँ पर, एफ ओ एफ ई 1 माइनस एफ ई अपन डी एंड एम इक्वल टू एफ और एफ ऑब्जेक्टिव का प्लस आइज का, ये 2 चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। और इस डिस्टेंस में जो लेंथ की बात कर रहे हैं, लेंथ में एल डी इक्वल टू एफ ऑब्जेक्ट का माइनस डिस्टेंस ऑफ आइज के साथ, और एल इन्फिनिटिव की बात कर रहे हैं तो एफ ऑब्जेक्ट माइनस जो फोकल लेंथ ऑफ आइज की वो यहाँ पर जाएगा। तो ओवरऑल इस रे ऑप्टिक्स में ये सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको उसी हिसाब से यूज़ करना है। और एडिशनली एक फार्मूला आप हमेशा याद रखना, जो हम लोगों ने स्फेरिकल मिरर की बात करी थी, वहाँ पर एक रिजल्ट ये भी होगा, एफ इक्वल टू एन और म्यू माइनस 1 और ब्रैकेट में 1 अपन R1 माइनस 1 अपन R2। एक फार्मूला आप याद रखना, पीछे में बताना इसको छूट गया था, तो इस फार्मूले को भी याद रखना ये। और इसके बाद रे ऑप्टिक्स में इतना ही आपको करना है, इससे ज़्यादा नहीं। बाकी इस पर एक न्यूमेरिकल करने हैं, वो सेशन में मिलेंगे आपको करने के लिए, प्रैक्टिस सेशन भी मिलेगा आपको। तो ओवरऑल आपको ये सब कुछ इसी तरीके से कवर करना है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप 2-3 बार ठीक से देख के चलेंगे, एमसीक्यूज़ के पॉइंट्स का देखेंगे। जब भी आप बात करेंगे यहाँ पर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की, तो इसमें इंस्ट्रूमेंट्स में जितने भी मैग्नीफिकेशन का फार्मूला वही इंपॉर्टेंट है, और जिसमें जितने लेंस यूज़ कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। ये 2 चीज़ आपको याद रखना है, और बाकी के जो सिस्टम मैंने न्यूमेरिकल कराए हैं बीच बीच में वो आपको करना है। बाकी प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज़ आपको अलग से कराए जाएंगे। तो आज के लिए सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।